Hello everyone. Today we will study the first chapter of class 10th CBSE A Letter to God. So first we'll start with the first paragraph. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately possesses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. इसमें यह बताया गया है कि लेंचो जो है, लेंचो एक फार्मर, एक किसान का नाम है जो एक लेटर लिखता है, एक ख़त लिखता है भगवान को, गॉड को, क्योंकि उसके जो क्रॉप्स होते हैं, जो उसका खेत था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़राब हो गया था। किस वजह से? आंधी तूफ़ान की वजह से। तो अभी हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। Let's start the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब इसमें क्या बताया है कि जो उनका घर था, जो लेंचो का घर था, वो एक ही था पूरी वैली में। जो पूरी वैली थी वहाँ की, उसमें सिर्फ एक ही घर था, और जो लो हिल थी, मतलब ज़्यादा ऊंची हिल नहीं, थोड़ी सी नीचे वाली हाइट उसकी थी, तो उस पे था। वहाँ से, उसके घर से एक रिवर दिखती थी जो कि नदी, और एक राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर की फील्ड दिखती थी, और वो जो फील्ड दिखती थी वो उसकी खुद की फील्ड थी। अब वो क्या कर रहा था? एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे एक शावर मिलेगा। क्या? किस चीज़ का शावर? रेन का। रेन शावर कहते हैं ना, रेन शावर, वैसे। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, women. अब ये क्या है? लेंचो अपनी जो वाइफ हैं उनसे कह रहा है कि हमें, अब उसने पहले से प्रिडिक्शन कर लिया, अनुमान लगा लिया कि हमें पानी मिलने वाला, पानी से मतलब कि बारिश आने वाली है, रेन होने वाली है। The women who was preparing supper replied, Yes, God willing. तो अब जो उनकी वाइफ है उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान की दया से, मतलब वैसे, ठीक है, कि भगवान के ऊपर है वो। फिर उसके बाद लाइन है, द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the women called to them all, come for dinner. तो इसमें बोला है कि जो उनके बेटे थे वो वर्क कर रहे थे फील्ड में, लेकिन तब तक वर्क कर रहे थे जब तक उन्हें उनकी मम्मी ने, मतलब उस विमेन ने बुलाया। Now we'll open the second page. Lencho had predicted big drops of rain began to fall. इसमें क्या कहा है कि लेंचो ने जैसा प्रिडिक्ट किया था, जैसा सोचा था, जैसा अनुमान लगाया था, वैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि माउंटेन्स ऑफ क्लाउड होंगे उसमें, पहाड़ों के, और वैसे इसका मतलब ये है कि बहुत सारे क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स को डिपिक्ट किया ऐसे कि बहुत सारे क्लाउड्स, कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब ये एयर को डिस्क्राइब किया गया। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो लेंचो था, इसमें द मैन कौन है? लेंचो बाहर गया था, अपने घर से बाहर, फील करने के लिए कि एनवायरनमेंट कैसा हो रहा है इस समय। जैसे बारिश हो रही है ना, तो उसमें
फील करने के लिए वहाँ पे ड्रॉप्स को बाहर गया था. When he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, इसे मार्क कर लीजिए. ये जो लाइन है ये हमें क्या दिखाती है कि वो जो सिंबलाइज़ करना चाहते हैं वो मनी को सिंबलाइज़ करना चाहता है. अब देखिए इसमें दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. अब देखो जब भी हमारा जो खेत होता है, जो हमारा फार्म होता है, जो अगर हमारे क्रॉप्स अच्छे होंगे तो इन टर्न उसका क्या होगा, अगर हम उसको सेल करेंगे तो हमारे पास मनी आएगा. और मनी से उसको दिया है कि न्यू कॉइन्स, उसके मनी होगा उसके पास, तो उसकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी बढ़ेगा. तो वही इसमें कहा गया है. और द बिग ड्रॉप्स आर 10-cent पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5s. उसी को बताया कि बड़े जो ड्रॉप्स है मतलब ज़्यादा पानी, अगर अच्छे से इसको सफिशेंट अमाउंट ऑफ पानी मिलेगा मेरे क्रॉप्स को तो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं. और जो लिटिल वंस है वो 5 मतलब अगर आप 10 सेंट एक अमाउंट है उसकी, तो अगर आप इसे रुपीज़ में देखते हो, अगर आप उसको डिपिक्ट करना चाहें समझने के लिए सिर्फ, तो जैसे वो 10 रुपीज़ है और वो 5 रुपीज़ है, आप ऐसे समझ सकते हैं. अब इसको एक और चीज़ वो क्या दिखाता है, फेथ इन गॉड. अब फेथ इन गॉड क्या कि वो भगवान में विश्वास रखता था. उसके लिए जो रेन ड्रॉप्स है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, वो दिखाता है. ठीक है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. अब इसमें क्या बताया है कि वो बहुत सेटिस्फाइड था, उसे अच्छा लग रहा था कि हाँ अब मेरी अच्छी सी ग्रोथ होगी. और क्यों ना अच्छा लगे, क्योंकि उसका फिर उसे मनी मिलेंगे और वो खुश होगा उस वजह से, और अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएगा. जैसे कई सारे काम होते हैं तो वो ही वुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम. सो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कर्टन ऑफ रेन, कर्टन ऑफ रेन में मतलब सारे बारिश में भीग रहे हैं. बट सडनली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एकदम से हमारी जो स्टोरी है वो चेंज हो रही है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल. अब एकदम से क्या हुआ कि जो रेन अभी थोड़ी सी माइल्ड और आराम से चल रही थी वो एकदम से स्ट्रॉन्ग हो गई रेन. और विंड भी जो थी, जो हवा थी, वो भी तेज़ तेज़ चलना शुरू हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड हो गई. और वेरी लार्ज हेल स्टोन्स गिरना स्टार्ट हो गए थे. और हेल स्टोन्स क्या होते हैं, हम उन्हें हिंदी में बोलते हैं ओले, ओले कहते हैं ना. तो नेक्स्ट लाइन. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स. अब इसमें क्या है, मेटाफर आया है. हेल स्टोन्स जो है उनको कंपेयर किया गया है किससे, फ्रोज़न पर्ल्स से. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. आई होप इट पासेस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली. अब इसमें क्या है, वो कह रहा है कि अब बहुत ही बुरा हो रहा है. मतलब पहले तो ठीक है कंडीशन अच्छी थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है कंडीशन उसकी. जो क्रॉप्स क्योंकि डिस्ट्रॉय हो रहे सारे हेल स्टोन से. क्या होता है, हेल स्टोन्स जैसे ही होते हैं, पत्थरों जैसे ही होते हैं. अगर वो लगते हैं, जैसे अगर हम बाहर भी जाते हैं हेल स्टोन्स के टाइम पे जब ओले गिर रहे होते हैं तो वो लगता है कि जैसे पत्थर लग रहे हो. तो वैसे ही क्रॉप्स इस वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे सारे. तो वही कह रहे हैं कि अब वो बुरा हो रहा है. अब लिखा है इट डिड नॉट पास क्विकली, मतलब जो वो चाहता था उसका उल्टा हुआ, वो जल्दी नहीं गया, चलता गया जो हेल स्टॉर्म था और जो बारिश थी. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली. ये बता रहे कि कहाँ कहाँ हेल स्टॉर्म आया और कहाँ कहाँ उसने अपनी प्रेजेंस दिखाई जहाँ पे हेल स्टोन्स गिरे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. उसमें क्या बताया है कि उसने डिस्क्रिप्शन दिया है फील्ड का, कैसी दिख रही थी फील्ड उस टाइम, पूरी वाइट थी. अब हेल स्टोन्स कैसे वाइटिश कलर के होते हैं, हमने देखा है, आपने देखा होगा ओले वाइट कलर के होते हैं.
तो जब वो सारे उस फील्ड पे नीचे आपने देखो जब कलेक्ट हो जाते हैं तो वाइट वाइट सा पूरा हो जाता है, तो उसको वो दिखा रहा है सॉल्ट के उससे डिस्क्राइब करा है। ऐसा लग रहा था हेल स्टोन्स की वजह से कि पूरी फील्ड जो है वो सॉल्ट से, नमक से कवर्ड है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। एक भी पत्ती थी जो लीफ थी वो पेड़ पे नहीं रही सारी, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गई, उससे लगने से नीचे गिर गई। और द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था उसकी जो फील्ड थी लंचों की, वो कॉर्न की फील्ड थी। आगे बताया था ना चैप्टर के कि कॉर्न की फील्ड थी, तो सारा डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो सारे चले गए थे, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो था उसकी सोल सैडनेस से फिल होगी, मतलब वो बहुत दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. तो इसमें जो लेंचो है वो ये कहना चाहता है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट आती तो उसके पास ज़्यादा बचते क्रॉप्स, हालांकि जब ये हेल स्टॉर्म आया तो उसके सारे डिस्ट्रॉय हो गए। लोकस्ट क्या होते हैं, जो हम हिंदी में कहते हैं टिड्डे कहते हैं, तो टिड्डे होते हैं लोकस्ट, और वो क्या होते हैं, क्रॉप ईटिंग इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सारे क्रॉप्स को। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो अपनी सैडनेस वो दिखा रहा है कि इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, और कोई कॉर्न नहीं होगा का क्या मतलब है, कोई रेवेन्यू नहीं होगा, उनके पास कोई पैसे नहीं आएंगे, और फिर उसकी फैमिली जो होगी वो भूखी शायद मर भी सकती है, और उनका हालत ख़राब हो जाएगी, बिकॉज वो हंग्री होंगे पूरे टाइम। जब मनी नहीं होगा तो आपको पता है फिर विदाउट मनी यू कांट बाय एनीथिंग। सो विल स्टडी नेक्स्ट लाइन, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल नाइट। जो वो रात थी वो बहुत ही दुख भरी रात थी। देयर इज़ नो ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जो हमारा सारा काम था वो कुछ भी हमारा, मतलब कुछ हमारा वैल्यू नहीं निकली, कुछ नहीं हमें मिला और सारा वेस्ट गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, हम पूरे साल भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो अब ये क्या कहना चाहते हैं कि एक वैली जो सुनसान, मतलब वहाँ पे कोई और हाउस नहीं था, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना, वहाँ पे जब कोई हाउस नहीं था तो उनकी कौन हेल्प करता। तो वो कहना चाहते हैं कि एक सुनसान वैली में जहाँ पे सिर्फ हमारा घर, और वहाँ पे भी कोई, हम किसी से मदद नहीं मांग सकते। जो हमारी जो मदद की उम्मीद बची है, जो होप बची है, वो सिर्फ एक व्यक्ति या एक चीज़ से बची है, जो है भगवान, विच इज़ गॉड। नेक्स्ट लाइन, डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. This is an important line. You should mark this. ये दिखाता है उनका इमेंस जो फेथ, जो पूरा ही उनका फेथ है गॉड में। वो बिलीव करते हैं गॉड में कि हम कुछ भी हो जाए भूखे तो नहीं रहेंगे या मरेंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे हम। Next, that's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब ये बताना चाह रहा है कि जैसे उसने सुना था, लेंचो ने जो सुना था, वो पूरी रात वही सोचता गया गॉड के बारे में, उनसे होप रखते हुए, और उसने सोचा कि जैसे उसे बताया गया था कि जो गॉड है
भगवान है वो हर चीज़ को देख लेते हैं, जो आपके कॉन्सेंस मतलब जो आपके दिमाग में भी चल रहा है, ये नहीं जो आपके साथ सिर्फ हो रहा है, जो आपके दिमाग में भी चल रहा है वो भी देख सकते हैं वो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन working like an animal in the fields, but still he knew how to write. तो इसमें बताना चाहते हैं वो कि जो लेंचो था, लेंचो का जो बोला गया है कि लेंचो ऑक्स था, ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन से क्या डिपिक्ट करा जा रहा है? हार्ड वर्क। लेंचो का जो हार्ड वर्क था, मेटाफर आया इसमें, हार्ड वर्क डिपिक्ट करा जा रहा है कि उसे ऑक्स की तरह ही मान लिया है। हार्ड वर्क उसका डिपिक्ट हो रहा है। ऑक्स क्या होती है? एनिमल होता है जिससे ह्यूमंस काम कराते हैं, हमने देखा होगा। तो ऑक्स को उससे बताया गया कि वो बहुत हार्ड वर्क क्योंकि ऑक्स करता है, तो वैसे ही लेंचो को दिखाया गया है। द फॉलोइंग संडे, और सॉरी वो फिर भी इसमें जो लास्ट वर्ड था हाउ टू राइट, तो राइट मतलब इसमें कहा है कि चाहे वो फार्मर था फिर भी उसे लिखना आता था। नेक्स्ट लाइन, द फॉलोइंग एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. It was nothing less than a letter to God. जो संडे आने वाला था उस दिन ही वो एक लेटर लिख के, और किसको लिख के? गॉड को लिख के, जो टाउन था, टाउन में जाके मेल बॉक्स में डालने वाला था। नेक्स्ट पैराग्राफ, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hill stopped. सो डॉट 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 से डिपिक्ट किया गया कि वो आगे उसने पूरे अपना बताया कि स्टोरी क्या थी, बिकॉज द हिलस्टॉम जो भी किया उसके साथ एंड ऑल। तो इसमें बताया है कि उसने क्या लिखा लेटर में। उसने सबसे पहले लिखा गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरी जो फैमिली है वो पूरे साल हंग्री ही रहेगी, और बस मुझे आप 100 pesos दे दीजिए ताकि मैं अपनी फील्ड को फिर से उगा पाऊँ, सो कर पाऊँ क्रॉप्स उसमें, और जब तक नेक्स्ट क्रॉप हमारा नहीं आता है तब तक मैं जी पाऊँ, आई कैन सर्वाइव विद इट. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो जब उसने वहाँ पे पोस्ट किया जाके, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय था, जो पोस्टमैन था, उसने अपने बॉस को जाके दिखाया। पोस्ट मास्टर होते हैं ना, जो पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं वहाँ पे, तो पोस्ट मास्टर को जाके दिखाया लेटर टू गॉड जो आया था उनके पास। तो वो बता रहे कि ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं देखा था कि कोई लेटर गॉड को भेजे, ऐसा कभी कोई लेटर देखा नहीं गया था। यहाँ पे लिखा है पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो इसमें क्या है, पोस्ट मास्टर का बताया हुआ है कि वो फैट था और एमिएबल मतलब बहुत फ्रेंडली और हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति था, और वो भी पहले हंसा था जैसे उसे बताया गया, लेकिन वो एकदम से अपना मूड उसने चेंज कर लिया, वो सीरियस हो गया एकदम से। और क्यों सीरियस हुआ कि उसको बहुत वो चाहता था कि काश वो फेथ जो ट्रस्ट है गॉड में, जो फेथ है वो काश उसके अंदर भी होता जैसे उस व्यक्ति के अंदर था, लेंचो के अंदर था। नेक्स्ट पैराग्राफ, सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. अब पोस्टमास्टर ने क्या किया, उसने सोचा कि ताकि उसका फेथ ना ख़त्म हो, अब देखो अगर गॉड तो खुद आंसर करने नहीं वाले लेटर का, तो उसने सोचा, एक प्लान बनाया कि ताकि उसका फेथ ना ख़त्म हो गॉड में, तो उसने सोचा कि वो खुद ही उसकी हेल्प करेगा।
Next line. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब जब उसने लेटर खोला तो ये इनफ नहीं था कि हाँ मैं उसको सिर्फ रिप्लाई कर दूंगा, उसे उसके लिए उसने जब पढ़ा उसे तो उसमें लिखा था कि 100 पैसोस चाहिए, तो उसे मनी भी देना था, मनी भी प्रोवाइड करना था। तो फिर भी वो रिजोल्यूशन में, मतलब जो उसने कहा था पहले कि मैं उसकी हेल्प करूँगा, उसको रिप्लाई बैक करूँगा, तो अपने उस पर जो उसने डिसीजन लिया था उस पर टिका रहा। और उसने खुद भी अपने कंट्रीब्यूट किए कुछ पैसे अपनी सैलरी से, और अपने एम्प्लॉयज़ को भी बोला और अपने फ्रेंड्स को भी बोला कंट्रीब्यूट करने के लिए, और उसको एज अ वो दिया कि एक्ट ऑफ चैरिटी है वो। नेक्स्ट पैराग्राफ. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने वो लिखे, उसने वो रखे उसमें पैसे एनवेलप में, और उसने फार्मर को भेज दिया, और नीचे जो लिखा था, जो सिग्नेचर था, वो था गॉड के नाम से। तो जो थे उसमें अमाउंट थी वो थी 70 pesos. नेक्स्ट पैराग्राफ. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on फ्रॉम हिज ऑफिस. तो लेंचो उस दिन संडे जो था, नेक्स्ट संडे, उस दिन जल्दी आ गया थोड़ा, और उसने लेटर लिया. तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक होप से कि लेंचो बहुत खुश होगा, और उसका रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि उसने जो क्लेम किया एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो वो देखने के लिए वो वहाँ पे अपनी विंडो से देख रहा था. अब क्या हुआ? Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had made to express his ideas. तो अब क्या हुआ? वो एकदम से गया पब्लिक टेबल पे जहाँ पे सारे लेटर्स लिखते हैं, तो उसकी जो ब्रो थी वो रिंकलिंग कर रही थी, जो आईब्रो थी वो रिंकलिंग कर रही थी, मतलब हिल रही थी. क्यों? क्योंकि उसे एफर्ट करना पड़ रहा था अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए. आपको आगे पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा था. क्योंकि वो गुस्सा था, और आपको पता चलेगा क्यों गुस्सा था वो. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. अब जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए तो एक अनएक्सपेक्टेड सा चेंज हो गया कि वो सोच रहा था कि बड़ा खुश होगा, लेकिन उसने ऐसे बोल दिया. अभी स्टोरी के आगे कुछ बताया नहीं, आप अपनी एंडिंग खुद एक बार इमेजिन कर सकते हैं. इसमें जो एक्सपेक्टेशंस थी और रियलिटी में डिफरेंस दिखाया गया है. अब पूरी स्टोरी का चेंज क्या है? पूरी स्टोरी का चेंज है डिलाइट कैसे? वो पहले बहुत खुश था कि हाँ बारिश आने वाली है, उसको डाउनपोर होता है बारिश आने वाली है. डिलाइट टू डिस्पेयर, ये कीवर्ड्स है, आप याद कर सकते हैं. डिलाइट टू डिस्पेयर मतलब दुखी, सैडनेस. ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you have any doubts or queries, you can write in the comment box below. Please subscribe to my channel and like this video if it was beneficial for you. Thank you.